अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी अब उस विनाशकारी मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटना अब बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है क्योंकि अमेरिकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान पर भीषण और सबसे बड़ा हमला बोला है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने बेबहान को बमबारी से थर्रा दिया है। राजधानी तेहरान, बूशहर और चाबहार से लगातार बड़े धमाकों की खबरें आ रही हैं। हमलों के बाद तेहरान की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। आसमान में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने पीक एक्स माउंटेन पर जल्द भारी हमला करने की चेतावनी दी है, लेकिन ईरान भी शांत नहीं बैठा है। ईरान ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया है। क्या ये तबाही अब रुकने वाली नहीं है? क्या महाशक्तियां पूरी दुनिया को खाक में मिला देंगी? इस महायुद्ध की एक एक लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार हमारे खास कार्यक्रम युद्ध भूमि में। और इसी के साथ यहाँ पर अब देखिए जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, उन हालातों से अब ये कहा जा रहा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी कोई भी उम्मीद ये नजर नहीं आती है कि ये युद्ध यहीं पर रुक जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, या फिर कहीं से भी कोई भी शांति वार्ता को लेकर जो है यहाँ शुरुआत देखी जाएगी। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से हालात आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोशिशें बैकडोर ये भी चल रही हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर दोनों कंट्रीज को लाया जाए, लेकिन ये अब तो संभव होता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में हमला हुआ है। बूशहर और चाबहार में कई धमाकों की खबरें सामने आई हैं। पूर्वी तेहरान में सायरन अलर्ट के बाद दहशत देखी जा रही है। तो सायरन अलर्ट के बाद यहां पर दहशत देखी जा रही है। ईरान के तेहरान समेत कई शहरों पर जोरदार हमले किए गए हैं। एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ हमले देखे जा रहे हैं। बूशहर और चाबहार में कई धमाकों की खबरें जो है वो सामने आ रही है कि बूशहर और चाबहार में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। पूरी जमीन यहां पर थर्रा उठी है। पूर्वी तेहरान में सायरन अलर्ट के बाद दहशत जो है वो देखी जा रही है। लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। पूरा आसमान इस वक्त मिसाइल और ड्रोन से पटा हुआ है और इसी के साथ कहीं पर भी किसी भी इलाके में धमाके सुने जा सकते हैं। अमेरिका की अगर रणनीति की बात करें, हमले किस तरीके से हो रहे हैं, तो अमेरिका ईरान पर तमाम उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां से ईरान की कमर टूटे और इसी के साथ वो कमजोर होता जाए, आने वाले दिनों में खुद ही झुकने को तैयार हो जाए ईरान। दूसरी तरफ ईरान में अब आवाम की भड़कने का भी डर जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसमें लगे हुए थे कि ईरान की जो आवाम है वही प्रताड़ित होकर ईरान की ये जो पूरी सत्ता है, ये जो मानसिकता है, इसी के खिलाफ हो जाए। अब इसका भी डर जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि खबरें तो ये भी है कि ईरान के यहाँ पर ऊपर खाने में ही दो भाग में बटे हुए लोग नजर आते हैं। एक तरफ IRGC की मानसिकता है, तो दूसरी तरफ दूसरे तमाम नेता हैं जो चाहते हैं कि बातचीत की टेबल पर जाया जाए और इसी के साथ समझौता करते हुए शांति बनाई जाए। लेकिन IRGC जो अपनी एक मानसिकता रखता है, जो एक वहां पर कट्टरवादी मानसिकता की तमाम जो दिग्गज वहां पर विराजमान है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से शांति समझौता हो जाए और युद्ध यहीं पर रुक जाए, क्योंकि फिलहाल वो बदले की भावना रखते हैं और बदले की भावना सब कुछ जलाकर राख कर देती है। और बिल्कुल वही तस्वीरें जो है इस वक्त देखी भी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो आम जन है वो इस वक्त इस बदले की आग में झुलस रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि बहुत हद तक वो झुके थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ईरान में खमेनी का जिस तरीके से यहाँ पर अगर कहा जाए तो जनाजा निकाला गया, उस जनाजे में करोड़ों लोग जो शामिल हुए थे, वो जो भीड़ दिखाई जा रही थी, वो जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा था ईरान की तरफ से, वो जो ताकत ईरान की तरफ से दिखाई जा रही थी, उसी ताकत को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया कि ईरान इसी तरीके से हावी होगा अमेरिका पे, तो अमेरिका कहीं ना कहीं दब जाएगा और ईरान अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली महसूस करेगा। इसीलिए अब अमेरिका की तरफ से भी हमले जो हैं वो तेजी से देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी अब झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उनकी नीति साफ नजर आ रही है कि अब तो हमलों से ही यहां पर ईरान को झुकाया जाएगा, बातचीत से तो ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स पर, वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ ही डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ है, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका भी लाइफ टाइम्स पर। माथुर सर, रुख आप ही का करेंगे। खबर की शुरुआत हमने इसी से करी है हमारे इस खास कार्यक्रम में कि अब हम क्या तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल SK मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी लाइफ टाइम्स पर, वेरी गुड मॉर्निंग। माथुर सर, क्या वाकई में ऐसा है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, बातचीत को लेकर कहीं से कोई बखाट ना अमेरिका ना ईरान की तरफ से नजर आती है, हालात गंभीर होते जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी तो हमले रुकने वाले नहीं।
जय हिंद, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, बिल्कुल हालात इस तरह तरीके के बन रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अभी हमको जल्दबाजी होगी ये कहने में। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है हमलों की। इसकी कि जितने फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है हमलों की, और जो 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 उनके टारगेट्स हैं उनका आयाम बढ़ रहा है, उनका कैनवस बढ़ रहा है। लेकिन और देश जो हैं वो खुल करके इसमें सामने नहीं आए हैं। उदाहरण के लिए चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, इनमें से किसी ने भी पूरी तरह से खुल करके किसी चीज का समर्थन नहीं किया है। और पश्चिम एशिया के और उनके आसपास के बाकी देशों ने भी कहीं ना कहीं इसमें कूदने का कोई इशारा या कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। तो ये मेरे को विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपस में ये लड़ाई और इंटेंस होती चली जाएगी। एक और चीज जो बार बार मैं कह रहा हूं वो समझने की है कि अभी भी ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स नहीं किए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है। आज आप देखिए, पिछले एक महीने के अंदर जितना जबरदस्त जखीरा हथियारों का, एयर डिफेंस का, एयरक्राफ्ट का वहां पर इजराइल में इकट्ठा किया गया है, उससे उनको ये लग रहा है कि अगर इजराइल इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली इसमें, तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हो सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत ज्यादा चरमराई हुई है, और जो ईरान की लीडरशिप में जो गैप है, वो गैप लगभग खुल करके सामने आ रहा है। पेजेश्कियान को, गालिबाफ को और अराक्ची को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का प्रयास हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा इशू ईरान में आईआरजीसी की रेलेवेंस का है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता या कोई भी बातचीत जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अमेरिका के साथ करती है, तो इसको एक एसेंडेंसी ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड की तरह देखा जा रहा है, जिसमें कि शायद कहीं ना कहीं आईआरजीसी को लग रहा है कि उनकी और मुश्तबा अगर जीवित हैं तो उनकी जो है जो अथॉरिटी ईरान के ऊपर है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होके, उनको ऐसा परसेप्शन है। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह, वो एक बहुत बड़ी वजह है कि वो लगातार हमलों पे हमले किए चले जा रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, वो ये है कि जो हिजबुल्लाह को जिस तरह से उन्होंने डिग्रेड किया है। आज हिजबुल्लाह जो था वो ईरान की सबसे बड़ी ताकत था, और वो इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक उनका फोर्स कह लें या उनका प्रॉक्सी था। अब लेबनान इटसेल्फ में से आवाजें आ रही हैं हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की। हिजबुल्लाह ने भी धमकी कल इशू कर दी है कि अगर लेबनान किसी प्रकार का समझौता अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल से करता है तो वो लेबनान की सरकार के खिलाफ हथियार उठाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि वो अभी तक ये कहते चले आ रहे थे कि हम लेबनान के मुसलमानों के रहनुमा हैं और उनकी ये कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी ईरान की मुझे लगता है हार हुई अगर हिजबुल्लाह इतना डिग्रेड हो जाता है हमास की तरह कि वो आगे उसका जो रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल पावर है वो आगे युद्ध करने के लिए उनके पास बची नहीं रहती है। तो एक बहुत बड़ा इशू होगा इसमें। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपका जो प्रश्न है उसकी ओर थोड़ा बढ़त हो सकती है, वो बाबल मंदेब को या इवेंचुअली जाकर के सुएज कैनाल को बंद करने का अगर कोई कदम उठाता है ईरान, तो वो एक बहुत बड़ा तरीका होगा या कारण होगा जिसकी वजह से कुछ यूरोपीय देश, बहुत सारे लोग इससे आहत होंगे, और शायद उसका जो है वो और ज्यादा बढ़े और वो आपको विश्व युद्ध की तरफ ले जाए। फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब के शिपिंग को उन्होंने डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने कहा है हुतियों ने। जी ठीक है, तो यानी कि माथुर सर, सिचुएशन यहीं पर गंभीर होगी, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना आसान भी नहीं है। लेकिन सिचुएशन यहीं पर गंभीर होती जाएगी तो इम्पैक्ट तो तमाम दूसरी कंट्रीज पर इसका गहरा लगातार होता ही जाएगा, और कहीं ना कहीं सभी देश जो हैं वो कई साल पीछे चले जाएंगे इस महंगाई के चलते। जो महंगाई बढ़ेगी उससे कई साल पीछे चले जाएंगे, उससे रिकवर होने में ही बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। जहां समय के साथ देश को आगे बढ़ना चाहिए, कंट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए, वही कंट्रीज अब पीछे से रखती जो है इस युद्ध के बाद नजर आ सकती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। मलिक सर, एक सवाल ये कि देखिए, अभी एक ताजा अपडेट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जंग में अब तक 3.6 लाख करोड़ जो है वो खर्च किए हैं, और अभी
7.5 लाख करोड़ और मांगे जा रहे हैं वहां के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि अगर अतिरिक्त बजट नहीं मिला तो सैनिकों के वेतन, प्रशिक्षण, हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई के साथ सैन्य ऑपरेशन पर असर पड़ेगा। सेना को पूरी ताकत के साथ ऑपरेट करने के लिए ये फंड जरूरी है। तो 7.5 यहाँ पे कितना 7.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो और मांगे जा रहे हैं इस युद्ध के लिए। पिंकी जी और सभी मेहमानों को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। देखिए पिंकी जी, 7.5 करोड़ हो या क्या, अमेरिका के लिए फंड्स को जुटाना इकोनॉमिक पावर के लिए कोई मुश्किल नहीं है, खासकर जबकि एक प्रेस्टीज इशू बन चुका है ईरान का युद्ध के लिए। इस स्टेज के ऊपर अमेरिका कभी भी यहाँ से कुछ गेन किए बिना वापस नहीं जाने वाला है। और जो बीच बीच में मैं फिर उसको ये एक बार उस पिक्चर को लाना चाहता हूँ, MOU की जो पिक्चर दिखाई गई थी वो एक टैक्टिकल मूव था, टैक्टिकल पॉज था, सिर्फ इमीडिएटली ये अपनी हॉर्मुज स्टेट को खोलने का, प्रेशर रिलीज करने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। बात आगे बढ़ी और जो समझौता था वो टूट गया, क्योंकि उसमें कुछ टूटने के ही ग्राउंड थे, उसमें बनने के ग्राउंड थे ही नहीं। देखिए बाब अल मंदेब की तरफ जो हूतियों ने अभी जो नया उनका स्टेटमेंट आया है कि वो सऊदी अरब को ही डिस्टर्ब करेंगे, देखिए इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे ईरान उसका आका है, जैसे जैसे ईरान से डिक्टेशन आएगी हूती वैसे ही करेगा। आज भले ही वो सऊदी अरब कह रहा हो, कल वो दूसरे देशों को भी इसमें लपेट लेगा और उसको चौक करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान के पास अब आखिरी हथियार यही बचता है। हॉर्मुज का हथियार उसने वेपनाइज करके देख लिया और उस हथियार के माध्यम से वो देखिए ये युद्ध चल ही रहा है। हॉर्मुज के कारण इतना ज्यादा जो इंटेंसिटी बढ़ी है, बिकॉज इसके पूरे ही कारण उसका चूंकि डोमिनेंस नहीं होने देना चाहता अमेरिका, यही पूरा कारण चल रहा है। और यही दूसरा उसका हथियार होता है बाब अल मंदेब, तो इस पर उसका पूरा फोकस आएगा ही आएगा। और ये हम कहते थे कि इस पर एक दिन वो कब खोलेगा, क्योंकि उसको ये भी डर है कि जैसे ही बाब अल मंदेब की तरफ उसका फोकस आएगा, स्ट्रेस आएगा, यूरोपियन कंट्रीज ने नेटो कंट्रीज उसके सीन में आ जाएंगे। इजिप्ट उसके सीन में आ जाएगा, कि जैसे ही सुएज कैनाल के ऊपर कोई भी प्रभाव आता है, इजिप्ट को उससे बहुत बड़ी इनकम होती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ सऊदी अरब का रोल डायरेक्ट आ जाएगा। तो कन्फ्रंटेशन जो अभी तक सऊदी अरब और ये GCC कंट्रीज अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है ऑपरेशन के अंदर, पूरी संभावना हो जाएगी कि ये लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। अभी तक का किस्सा ये था कि अमेरिका ने सऊदी अरब को भी रोका हुआ है, क्योंकि उसमें एक पाकिस्तान का एंगल भी है। जैसे ही सऊदी अरब एक्टिव होता है तो पाकिस्तान को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और यही एंगल अभी तक ईरान के जो गृह मंत्री थे, पाकिस्तान में गए हुए थे 2 दिन पहले, शायद इन्हीं चीजों पर वर्कआउट करने के लिए अभी तक सऊदी अरब के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है ईरान। और ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने शायद ये कन्वे किया है कि क्योंकि हमारे आपसे समझौते के तहत हमारे कंपल्शंस होंगे, हमको सीन में आना पड़ेगा। और वैसे भी 25,000 के करीब फोर्सेस पाकिस्तान की वहां पर है, एक एयरफोर्स का स्क्वाड्रन बैठा हुआ है, तो इस चीज से भी मना नहीं किया जा सकता। हाँ जी, एक और पॉइंट मैं बता देता हूं आपको कि ईरान के अंदर जो चल रहा है, जैसा कि सर ने भी टच किया, मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जो एक तरह से बम्बार्डमेंट चल रहा है, इस तरह से ये कारपेट बॉम्बिंग चल रही है ह्यूज, और जो सेलेक्टेड जो टारगेट्स जो सेलेक्ट कर करके इनको डिग्रेड किया जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी। क्योंकि पिंकी जी, अमेरिका ईरान के हर उस सप्लाई को, हर उस सेंटर को, पावर सेंटर को जरूर ध्वस्त करना चाहेगा जहां से IRGC को ऑक्सीजन मिल रही है। और यही कारण है कि IRGC अभी ये घबराहट में ये उल्टे सीधे बयान जारी कर रहा है। खैर, उल्टे सीधे बयान जारी करना पावर पोजिशनिंग होती है ऑपरेशन के अंदर, तो इसको देखते हुए IRGC के जो रेस्पॉन्स है अभी आप देखिए जी, तो उसके रेस्पॉन्स को भी आप देख सकते हो, मेजर कर सकते हो जी, इस पर भी फर्क पड़ेगा जी। बिल्कुल मलिक सर, जो आपने अभी बताया है, इसी को लेकर एक सवाल जहन में आया है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे अजित सर आपके पास। तेहरान में हमलों के बाद अफरा तफरी देखी जा रही है इस वक्त, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेहरान में हमले हुए हैं, हमलों के बाद अफरा तफरी देखी जा रही है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, तो तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं इन तमाम हमलों को रोकने के लिए। लेकिन फिलहाल तो ये डिफेंस सिस्टम भी जो है वो
नाकाम साबित हो रहे हैं, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है हमलों को लेकर। और अब एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ईरान का अमेरिका पर पलटवार देखा जा रहा है। लेकिन ईरान डायरेक्टली अमेरिका पर पलटवार अभी नहीं कर रहा है। जिस तरीके से बाथर सर भी बता रहे थे, इराक के इरबिल पर अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है। अमेरिकी बेस को लगातार टारगेट किया जा रहा है। आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें जो है वो देखी गई हैं, लेकिन अमेरिका को ज्यादा नुकसान जो है इससे नहीं हो रहा है। जिस तरीके से ईरान पर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं और ईरान का जो पावर सेक्टर है उसको ध्वस्त करने की जो कोशिश लगातार चल रही है, वो यहां पर कहीं ना कहीं ईरान को झुकने पर मजबूर कर सकती है आने वाले वक्त में। एक और बड़ी जानकारी, बहरीन में ईरान के एयर स्ट्राइक, बहुमंजिला इमारतों से टकराई है मिसाइलें। बहरीन में ईरान के एयर स्ट्राइक देखी गई, जहां पर बहुमंजिला इमारतों से मिसाइलें टकरा गई हैं। धमाके के बाद धुएं का गुब्बार नजर आया है। ये खबरें हैं कि धमाका हुआ, उसके बाद धुएं का गुब्बार नजर आया। बताया जाता है कि इधर के शहर जो है वो काफी खूबसूरत है, लेकिन फिलहाल वहां की जो खूबसूरत इमारतें हैं वो जमींदोज होती नजर आ रही हैं, आग की चपेट में आती नजर आ रही हैं। अब चलिए इसी पर लगातार चर्चा हमारी जारी है। अजिताभ सर, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। अभी मलिक सर कह रहे थे कि जो ईरान का पावर सेक्टर है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश जो है वो अमेरिका की चल रही है। वो हम भी देख रहे हैं जिस तरीके से टारगेट किए जा रहे तमाम ठिकानों को, और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ने भी लगा है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत से ऐसे इलाके, गाँव हैं जहाँ पर इस वक्त ऊर्जा संकट देखा जा रहा है, जहाँ पर पानी का संकट है, बिजली का संकट है। यहाँ तक कि लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप कम से कम बिजली का उपयोग कीजिए। तो ये शुरुआत जो है इसकी भी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्या ऐसा माना जा सकता है? और अगर सर ऐसा होता है कि पूरा ऊर्जा सेक्टर वहां पर धराशायी कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्या फिर अमेरिका रुक जाएगा, ईरान हार मान लेगा, और फिर हॉर्मोज पर क्या होगा असर? देखिए पिंकी जी, ऑफ कोर्स ईरान तो मानने को से रहा, उसकी पूरी की पूरी कहते हैं ना कमर तोड़ने की अमेरिका ने तैयारी कर ली है। दूसरी तरफ आप देखिए, बॉम्ब लगाने से या इतनी भयंकर जो बम्बिंग अमेरिका कर रहा है, क्या इससे हॉर्मुज खुल जाएगा? बम गिराने से रास्ते बंद होते हैं, खुलते नहीं हैं। दूसरी तरफ बाब अल मंदेब की बात होती है, वहां भी अगर अमेरिका क्या बम गिरा के या फॉर दैट मैटर नेटो बम गिरा के उसको खुलवा लेगा? नहीं, क्योंकि हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों इतने सकरे रास्ते हैं कि वहां पे बम गिराने से बंदी ज्यादा होगी, तबाही ज्यादा होगी। एक छोटा सा धमाका भी ईरान और हुती को सफिशिएंट है वहां रोकने के लिए। तो ये चलता रहेगा, लेकिन अमेरिका की चालाकी और अमेरिका की ताकत इससे भी ज्यादा है। पूरी तरह ईरान को घेरने के लिए अभी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ सिविलियन न्यूक्लियर डील कर ली है। उस डील में अब सऊदी अरब को भी परमाणु, एक तरह से कह लीजिए कि सिविलियन जो है, चाहे वो बिजली उत्पन्न करने के लिए, उसको न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने के लिए अमेरिका ने इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं, इस डील में यह भी खबर आ रही है कि सऊदी अरब अपने यहाँ जो यूरेनियम संवर्धन भी कर सकता है। अगर ये डील इस तरह से हो गई तो ईरान की कमर तो टूट ही रही है, आर्थिक से और सैन्य ताकत से जो उसकी क्षमता खत्म सी हो गई है। अब अगर सऊदी अरब के पास भी न्यूक्लियर क्षमता आती है अमेरिका के थ्रू, तो एक तरह से ईरान को पूरी तरह बैलेंस कर दिया जाएगा। उसका जो न्यूक्लियर आर्म्स का सपना है वो भी इरेलेवेंट हो जाएगा। दूसरी तरफ हॉर्मुज के जो विकल्प बाकी देश खोज रहे हैं, उससे भी ईरान की ताकत और ईरान की आर्थिक क्षमता भी घटती जाएगी। ये ईरान के लिए आने वाले दिनों और वर्षों में बहुत बड़े चैलेंज होंगे। पूरी तरह से अमेरिका ने, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने सोचा था ईरान को कंट्रोल करने का, वो होता दिख रहा है। तो जो सोचा गया था ट्रंप की तरफ से वो होता नजर आ रहा है, ऐसा सर आप कह रहे हैं। इसी को चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ा अपडेट ये कि ईरान जंग पर अमेरिका का जो खर्च है वो अब बढ़ गया है। ये जो अभी सवाल भी किया जा रहा था और इस पर हम बात भी कर रहे थे, अब तक यहाँ पर 3.6 लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं, ये जानकारी आ रही है। पेंटागन ने 8.3 लाख करोड़ और भी मांगे हैं। अमाउंट थोड़ी बढ़ी है, यहाँ पर
6.4 लाख करोड़ मिडल ईस्ट ऑपरेशन पर खर्च होंगे। कहा जा रहा है रक्षा मंत्री ने सीनेट पे फंडिंग की अपनी मांग रखी है। जाहिर सी बात है फंड तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो पूरा जोर यहाँ पर देखा जा रहा है ईरान को झुकाने के लिए। एक और बड़ी जानकारी, ईरान जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते से सऊदी अरब को अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संवर्धन यानी कि इन्रिचमेंट की क्षमता मिल सकती है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा लेकिन नहीं की गई है। माथुर सर, ये बड़े अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं, इन बड़े अपडेट्स पर आपकी क्या राय? सर अनम्यूट कीजिएगा खुद को। सॉरी पिंकी, देखिए वहां पर पूरा ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ ईरान की बातचीत चल रही है, पूरा का पूरा जो बनकर के उभर करके आ रहा है कैनवस, वो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका हर प्रकार से ईरान के ऊपर दबाव बना रहा है। और दबाव वो क्यों बना रहा है? वो चाहता है कि ईरान जो है अमेरिका की शर्तों पर आकर के बातचीत उनसे करे। अब देखिए कि उन्होंने ये इस डील को अगर वो फाइनलाइज करते हैं, डील का इवेंचुअली क्या होगा, इसको ट्रांसलेट कैसे होगा कि ग्राउंड के ऊपर क्या इसका मतलब निकलेगा, कि क्या वहां पर अमेरिका अपने बम लगाएगा या किस प्रकार से बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो डील है वो क्लियर कट इंडिकेशन है ईरान के लिए कि भाई उनका जो कॉम्पिटिटर है, जिसके साथ उनके पिछले इतने समय से इश्यूज चल रहे हैं, उनको ये आर्म करके और उनको उनके खिलाफ ताकत दे करके खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे फिर उनके ईरान के ऊपर दबाव पड़ेगा। देखिए ईरान की जिस प्रकार की जिहादी मानसिकता है IRGC की, जब तक वो नहीं बदली होगी पिंकी, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन निकल करके आने वाला है। और अब यही उनका एक प्रकार से दबाव डालने का तरीका है कि कहीं ना कहीं ईरान के बीच में उनका जो डिफरेंस है वो उभर करके पूरी तरह से सामने आए। देखिए एक बहुत बड़ा तबका जो कि जनवरी में बाहर निकल करके आया था, उनके 30-40 हजार लोगों को मारा भी गया IRGC के द्वारा, वो अभी भी इसको करने की कोशिश कर सकता है, या उनसे इस प्रकार की कोशिश कराई जा सकती है, क्योंकि जो उन्माद खामनेई के अंतिम यात्रा के दौरान हुआ था वो भी लिमिटेड है, उसकी भी उम्र है, कुछ हफ्ते चलेगा, कुछ लोगों के लिए कुछ महीने चल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक संभावना वो बनाई जा रही है कि वहां से कोई आवाज उठे, वहां से उनके IRGC के खिलाफ वो लोग रिजीम चेंज की बात करें, तो वो इस संभावना को, और उसी की वजह से वो चारों तरफ से दबाव बनाएंगे। अब उन लोगों को ये भी लगना लगेगा कि ये एक और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर वो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, या यहाँ पर कोई इस प्रकार से कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर और ज्यादा नुकसान किया जा सकता है। अभी एक और बात डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर पहले कही है, कुछ घंटे पहले, कि मुझे ईरान से बातचीत करने में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये बात आप मान लीजिए कि अब ये जो बातचीत वाला समय है वो काफी पीछे निकल गया है, और आने वाले कुछ 8 से 10 दिन 15 दिन तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है बातचीत करने का। दबाव पिंकी लगातार बनाया जाता रहेगा, दबाव लगातार कुछ कराने का बनेगा। माथुर सर, आप कह रहे हैं अगले 10 से 15 दिन तक तो बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन यहाँ पर कोशिशें जरूर बैकडोर की जा रही हैं। अजिताभ सर और मलिक सर, आप दोनों से समय कम है, छोटा रिएक्शन इस पर चाहूंगी। एक समय आपके अनुमान के हिसाब से कितना समय और बातचीत नहीं होगी, और क्या सिचुएशन हो सकती है उस समय में, कहां पर जाकर ये बातचीत हो सकती है? अजिताभ सर। मुझे लगता है बैक चैनल में पिंकी जी बातें हो रही हैं, भले वो स्लो हो, दबाव की राजनीति भी चलती रहेगी और बातचीत भी स्लो एंड स्टेडी चलती रहेगी, क्योंकि दोनों जानते हैं कि ये युद्ध से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने का है। प्रेशर टैक्टिक्स, वो पॉलिटिकल भी चूंकि मोटिव्स हैं उसके, और सैन्य ताकत कमजोर करने की, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, मलिक सर आपका क्या कहना है इस पर? कितना समय, क्या ड्यूरेशन, कोई एक ऐसा अनुमान, कितने दिनों, कितने महीनों का? पिंकी जी, इट ऑल डिपेंड्स कि IRGC की पावर को कैसे डेसिबेट किया जाता है, कितना कम किया जाता है।
कारण यह है कि आईआरजीसी की मानसिकता कभी भी इस बात को सरेंडर नहीं करने देगी कि वो दुनिया के सामने एक सरेंडर कंट्री की तरह पेश आए। और यही कारण है कि अमेरिका का असली मकसद जो डे वन पे था फिर वही है, रिजीम चेंज करना बाय हुक और बाय क्रुक। इसमें वो कितने सफल होते हैं कितने नहीं, आज की डेट में तो फिलहाल नहीं लग रहा है इतनी जल्दी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आईआरजीसी की पावर का समतलीकरण कितनी जल्दी और कितना विस्तृत होता है इस बात पर। जी ठीक है, फिलहाल देखना होगा सर। वाकई में अभी तो कहीं से कोई भी ऐसी खबर आती नजर नहीं आ रही, लेकिन उम्मीद तो हम यही करेंगे कि ऐसी कोई शांति की खबर आ ही जाए, उसी में सभी का फायदा है। फिलहाल सर, माथुर सर, अजिताभ सर और मलिक सर, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम्स के साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। 2 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, विस्तार से चर्चा उस वक्त आपसे की जाएगी।